अब क्यों नाराज़ हो? अब कौन सा गुनाह सरज़द हो गया? वो मुस्कुराते हुए पूछने लगा। बताइए मुझे यहाँ क्यों बुलाया आपने सर? वो सर पर खासा जोर देते हुए बोली। मेरा बॉस बनने का मूड नहीं, इधर आओ मेरे पास। वो अपना हाथ उसके सामने फैलाते बोला। लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ आपके ऑफिस में काम करने वाली एक मामूली सी मुलाजमा हूँ, बल्कि नहीं, एक मामूली सी इंटर्नशिप की स्टूडेंट हूँ, और आप इस ऑफिस के मालिक हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप बॉस ही बने रहें। ओह अच्छा, कमरे में बिना इजाज़त आने के लिए मना किया, इसलिए इतनी तपी हुई हो? मेरी जान साथ में वजह भी बताई थी। जज्बात कंट्रोल में नहीं रहते, काम से ध्यान हट जाता है। वो एक बार फिर से वजह बता रहा था। मैंने कहा ज़रान, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, बताइए क्यों बुलाया था आपने? तुम बताओ, गुस्सा क्यों हो मुझसे? वो उसकी बात काटते हुए कहने लगा। अब इतनी सी बात पर वो नाराज़ तो नहीं हो सकती थी ना। नाज़मा को कुछ भी नहीं कहा आपने, वो डिज़र्व करती थी कि उसे सुनाया जाए। एक इंसान का पूरा फ्यूचर दाव पर लगा था, उसकी सारी मेहनत दाव पर लगी थी, और आपने कितनी आसानी से उसे माफ़ कर दिया। वो असल वजह पर आई तो ज़रा ने हाँ में सर हिला। अब समझा। क्या चाहती हो तुम? फ़ोन करूं, उसे बातें सुनाऊं? ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। अगर तुम्हें लगता है कि ये सब करने से तुम अच्छा महसूस करोगी तो मेरी जान, तुमसे ज़्यादा मुझे और कोई अजीज़ नहीं। वो उसके पास आता उसके हाथ से फ़ोन लेकर नाज़मा का नंबर निकाल चुका था। उसने एक नज़र ज़रान को देखा, जो अब कॉल मिलाने के बाद उसका फ़ोन अपने कान से लगा चुका था। वालेकुम अस्सलाम, मैं ज़रान शाह बात कर रहा हूँ। जी, आज दोपहर में मैंने आपकी माज़रत को कबूल किया था, हालांकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि मुझे आपको बहुत सारी बातें सुनानी चाहिए थी। आपको इस बात का एहसास दिलाना चाहिए था कि आपने मेरे करियर पर बहुत बड़ा धब्बा लगाने की कोशिश की है। आपने मेरी मेहनत बर्बाद की, मेरी इतने सालों की लगन धरी की धरी रह जाती सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से। अगर मैं वो केस हार जाता, आपको जाने से पहले एक दफ़ा मुझे बताना चाहिए था। इस तरह आप मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद करके नहीं जा सकती थी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आपकी बेटियों से, आपकी बेटियाँ आपने पैदा किया, आप जाने मेरा उनसे क्या ताल्लुक़ था? मैं क्यों उनके लिए आपके इस कदम को सही ठहरा रहा हूँ? हालांकि जो गलत है वो तो गलत है। आपको ज़रा शर्म नहीं आई एक वकील की ज़िंदगी तबाह करते हुए? मेरे दर पर रोती हुई आई थी आप अपने शोहर के लिए इंसाफ मांगने। मैं तो राज़ी भी नहीं था इस केस को लेने के लिए, और फिर चंद पैसों के लालच में हर चीज़ छोड़कर आगे बढ़ गए। वो मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है आपकी बेटियों से, मेरा ताल्लुक़ सिर्फ मुझसे है। आपको अंदाज़ा भी है आपने मुझे कितना नुकसान पहुंचाया? इस तरह से गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करके, इस तरह बिना इन्फॉर्म किए भाग कर आपके लिए, आपको अंदाज़ा भी है आपने मुझे कितना नुकसान पहुंचाया? इस तरह से गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहिरा करके, इस तरह बिना इन्फॉर्म करके भाग कर आपके लिए आपकी बेटियां ज़्यादा अहम है। मेरी ज़िंदगी, मेरा करियर कुछ भी नहीं। सिर्फ चंद पैसों की खातिर आपने मेरा पूरा करियर बर्बाद करने की कोशिश की। वो बोलने पर आया तो फिर बोलता ही चला गया। इबादत हैरत से मुंह खोले उसे सुन रही थी, फिर परेशानी से उसके बाजू पर हाथ रखा। ज़रान ने इशारतन पूछा कि इतना काफ़ी है? तो इबादत ने हाँ में सर हिलाया, जबकि वो फ़ोन काट कर साइड टेबल पर रख चुका था। अब खुश हो? मिल गया सुकून? रिलैक्स हो? सुना दी उसे बातें। उसे देखते हुए बोला तो इबादत ने परेशानी से सिर्फ हाँ में सर हिलाया। उसने ज़रूरत से ज़्यादा ही शायद सुना दी थी उसे। चलो अब कुछ खाने चलते हैं, भूख लग गई है मुझे। यार तुम तो मेरी औरतों से लड़ाइयाँ करवा रही हो। वो उसका हाथ थामे उसे लिए बाहर की तरफ जा रहा था, जब इबादत ने अपने फ़ोन पर नज़र डाली जहाँ पर कोई कॉल की ही नहीं गई थी। उसने गुस्से से ज़रान को देखा, जो चोरी पकड़े जाने पर शरारत से बाहर भाग गया। ज़रान आप बहुत ही बुरे हैं, कितना बड़ा झूठ बोला, इतना ड्रामा कर रहे थे आप मेरे सामने। वो बेयकीनी से उसके पीछे आते हुए कह रही थी। मेरी जान, तुम जज्बाती हो। एक चीज़ जो ख़त्म हो चुकी है उसे छोड़ दो, हम उसे बदल नहीं सकते। ना ही नाज़मा को बातें सुनाने से वो सब कुछ बदल जाएगा। जो हो गया सो हो गया, मूव ऑन। वो उसका हाथ थामे उसे अपने साथ लिया ऑफिस से बाहर निकल गया, ताकि उसके साथ थोड़ा सा वक्त सुकून से गुजार सके। मुबशिर हर वक्त उसके साथ साथ था। वो जब घर आया, मुबशिर ने उसे एक लम्हे के लिए भी नहीं छोड़ा, और अब वो कमरे में आराम करने लगा तो मुबशिर नीचे आ गया था, जबकि इज़ा उसके लिए रात का परहेज़ी खाना बनवा रही थी। मुबशिर भाई, दामियार सो गए हैं क्या? उसने उसके आने पर पूछा। जी सोए तो नहीं हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो सोना चाहते हैं, बस नींद आ जाए, इसलिए मैं उन्हें अकेला छोड़कर आ गया, उसने जवाब दिया, जबकि ईज़ा ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। चलें ठीक हो गया, मैं भी खाना तकरीबन बनवा चुकी हूँ। दामियार थोड़ी देर में जाग जाएंगे तो फिर खाना लगवा दूंगी। बाकी आपको उनकी मेडिसिन्स का तो पता ही है ना? ईज़ा ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। वो हर चीज़ में बड़ी एहतियात कर रही थी। उसका केयरिंग अंदाज मुबशिर को बहुत पसंद आ रहा था। कोई तो था जो दामियार की परवाह करता था। ठीक है बीबी जी, जैसा आप कहेंगी वैसा ही कर लेंगे। थोड़ी देर में दामियार थोड़ी देर में दामियार साहब जाग जाएंगे तो
थोड़ी देर में दामियार साहब जाग जाएंगे, अगर सो गए तो आप तब तक आराम कर लीजिए, बाकी मैं देख लूँगा। वो मुस्कुराकर कहता बाहर निकलने लगा था जब इज़ा भी बाकी काम ज़ीनत बीबी और बाकी मुलाजमों पर छोड़ती किचन से निकली थी। जब सामने लैंडलाइन नंबर पर कॉल आने लगी, फ़ोन की तरफ बढ़ते उसने एक नज़र सीढ़ियों की तरफ देखा जहाँ से दामियार नीचे आ रहा था। दामियार, आपको आराम की ज़रूरत है, आप नीचे क्या कर रहे हैं? फ़ोन उठाते हुए उससे पूछने लगी। मुझे नींद नहीं आ रही और ना ही मैं अकेले कमरे में रह सकता हूँ, साथ चलो मेरे, वो नीचे आते हुए कह रहा था जब इज़ा नफ़ी में सर हिलाती फ़ोन उठाकर अपने कान से लगा चुकी थी। साहब जी ज़रमीना मर गई और उसकी बेटी को वो लोग उठाकर ले गए हैं। साहब जी, उसकी बेटी को बचा लो वरना वो दरिंदे उसे नोच खाएंगे। ज़रमीना को मार डाला उन लोगों ने। पता नहीं उन लोगों को ज़रमीना के ठिकाने के बारे में कैसे पता चला। यहाँ ज़रमीना की लाश पड़ी हुई है, उसकी बेटी को वो लोग उठाकर ले गए हैं। उसकी बेटी को बचा लो, उसकी बेटी बहुत बीमार है, बहुत बुरी हालत में। कोई आदमी फ़ोन पर बोले जा रहा था जबकि इज़ा हैरत से उसे सुन रही थी। उसे उसकी एक भी बात समझ नहीं आई। कौन हो तुम? किसके बारे में बात कर रहे हो? कौन मर गया? किसकी बेटी को उठाकर ले गए हैं वो लोग? वो परेशानी से बोल रही थी जब दूसरी तरफ से फ़ोन बंद हो गया। दामियार उसके पास आते रुक गया। क्या हुआ इज़ा, सब कुछ ठीक तो है? उसे अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। इज़ा किससे बात कर रही थी वो समझ नहीं पाया। दामियार का फ़ोन बंद हो चुका था, तो क्या किसी ने उसके घर के नंबर पर उससे रब्ता करने की कोशिश की थी? प्रैंक कॉल? मुझे नहीं पता, नहीं कोई आदमी था, कह रहा था कि ज़रमीना मर गई, किसी ने उसको मार डाला, उसकी बेटी को उठा कर ले गए हैं, कोई दरिंदे उसे नोच खाएंगे, पता नहीं क्या होगा, उसकी बेटी बीमार है, शायद कोई रॉन्ग नंबर था या किसी ने प्रैंक किया। मुझे तो लगता है किसी ने प्रैंक किया। हमारे घर पर ना ऐसे रॉन्ग कॉल्स आते रहते हैं लैंडलाइन पर, लेकिन इस तरह की बकवास तो कभी किसी ने नहीं की। न जाने कौन था और पता नहीं ज़रमीना कौन थी जो मर गई। कितने अजीब लोग हैं ना, किसी को भी मार डालते हैं, अच्छे खासे दिन को बर्बाद करके रख दिया। अल्लाह करे कोई प्रैंक हो, अल्लाह पाक उस आदमी को हिदायत दे जो दूसरों को परेशान कर रहा है। आप बैठे, मैं आपके लिए खाना लगवाती हूँ, खाना खाकर फिर मुबशिर भाई आपको मेडिसन्स दे देंगे, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिएगा। इज़ा अपनी ही धुन में उस कॉल को प्रैंक कॉल का नाम देती किचन की तरफ बढ़ चुकी थी, जबकि दामियार उसके एक एक लफ्ज़ को सुन चुका था। इससे पहले कि इज़ा किचन से बाहर निकलती, दामियार तेज़ी से मेन दरवाजे से बाहर निकल गया। दामियार, कहाँ जा रहे हैं आप? इस तरह से आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी बाहर मत निकलें। अभी तक उन लोगों के बारे में पता भी नहीं चला जिन लोगों ने आप पर गोली चलवाई थी। इस तरह आपका बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है और आपको आराम की ज़रूरत है। इज़ा बोलते हुए उसके पीछे पीछे आ रही थी, जबकि वो कुछ भी कहे सुने बगैर तेज़ी से गाड़ी की तरफ बढ़ा। इज़ा की बात को कोई भी अहमियत दिए बगैर वो गाड़ी में सवार होता अपनी गाड़ी स्टार्ट करता घर से निकल चुका था। इज़ा हैरान ही तो रह गई थी, वो उसे इस तरह से नज़रअंदाज करके कैसे जा सकता था। अब ऐसा भी कौन सा ज़रूरी काम आ गया था कि इज़ा को उसने जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझा था। दामियार गुस्से से घर से निकल गया था। इज़ा को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अचानक कहाँ जा सकता है। अभी तक तो वो अपना दिमाग उस कॉल से बाहर नहीं निकाल पाई थी। उसका इरादा दामियार को खाना देने के बाद ज़बर को कॉल करने का था। हो सकता है वो प्रैंक कॉल ना हो, लेकिन इस वक्त दामियार का इस तरह घर से बाहर चले जाना भी उसे परेशान कर गया था। हद है, एटलीस्ट बता कर तो जा सकते हैं कि कहाँ जाना। ये कोई तरीका है? हालत देख रहे हैं अपनी, ठीक से चला तक नहीं जा रहा और जनाब निकल गए हैं घर से बाहर। उसके गुस्से की कोई इंतहा न थी। अंदर दाखिल होती वो गुस्से से बोल रही थी, जबकि घर के दूसरी साइड से मुबशिर अंदर दाखिल हुआ। कोई फ़ोन आ जाने की वजह से वो उधर चला गया था और अब इज़ा के इस तरह बुड़बुड़ाने पर वो उसे देखने लगा। क्या हुआ बीबी जी, सब ठीक तो है ना? आप इतना गुस्से में क्यों हैं? और कौन चला गया? किसके बारे में बात कर रही हैं आप? वो उसके पास रुकते पूछने लगा। मुबशिर भाई, वो दामियार कहीं चले गए हैं, अभी एक फ़ोन कॉल आई थी, कोई ज़रमीना मर गई है, उसकी बेटी बीमार है, कुछ इस तरह से करके वो कॉल सुनकर मैं उनके लिए खाना निकालने जा रही थी कि दामियार पीछे से घर से ही निकल गए। हद होती है गैर जिम्मेदारी की भी, पता नहीं कहाँ गए हैं। एटलीस्ट बता कर तो जा सकते थे ना, मैं कौन सा उन्हें रोक सकती थी। फ़ोन दें अपना, मुझे ज़रा कॉल करनी है मैंने। वो उसको देखते हुए बोली तो मुबशिर कुछ परेशानी से अपना फ़ोन निकाल कर उसके हवाले कर चुका था। शायद वो दामियार को कॉल करने वाली थी। सोचकर उसने फ़ोन फ़ौरन उसको दे दिया था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम ज़बर भाई, कैसे हैं आप? वो अचानक कोई दूसरा नंबर मिलाते बात करने लगी तो मुबशिर को अपनी जल्दबाजी पर जी भर के गुस्सा आया था। उसने उसे तस्दीक किए बगैर फ़ोन नहीं देना चाहिए था कि वो किससे बात करने वाली है।
जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप मेरी बात सुनें, अभी थोड़ी देर पहले लैंडलाइन पर एक फ़ोन कॉल आई थी, शायद कोई प्रैंक कॉल ही थी, लेकिन वो जो कोई भी था काफ़ी अजीब बातें कर रहा था। कह रहा था कि साहब जी ज़रमीना मर गई है और उसकी बेटी को कोई दरिंदे उठा कर ले गए हैं, उसे बचा लीजिए। मैंने उसकी बात सुनने के बाद उससे पूछा ही था कि वो कौन बात कर रहा है, तो उसने फ़ोन बंद कर दिया। मुझे लग रहा है वो कोई प्रैंक कॉल थी। आप प्लीज़ इस चीज़ की तस्दीक करवाएं। अल्लाह ना करे कोई सचमुच में ही खतरे में हो, या हो सकता है प्रैंक कॉल ही हो। वो फ़ोन कान से लगाए मुसलसल बोल रही थी, जबकि दूसरी तरफ ज़बर हैरान और परेशान उसे सुन रहा था। तुम मुझे ऐसा करो, अपने लैंडलाइन की आईडी भेज दो, मैं कॉल ट्रेस करवाता हूँ। और दामियार को पता है इस बारे में? वो जवाब देते हुए उससे तफ्तीश करने लगा। फ़ोन की आईडी तो आपको मुबशिर भाई बताएंगे, दामियार को बता रही थी मैं। तो वो गुस्से से बाहर निकल गए, पता नहीं कहाँ चले गए। अचानक से उनका मूड बन गया बाहर निकलने का। घर आएंगे तो मैं फिर बताती हूँ उन्हें। बता कर भी नहीं गए सीधे तरीके से कि कहाँ जा रहे हैं, और ऊपर से फ़ोन भी उनका रीसेट हो गया। मैं कॉल करके पूछ भी नहीं सकती। वो परेशानी और गुस्से से बोल रही थी, जबकि ज़बर उसे दिलासा देता। फ़ोन उसे मुबशिर के हवाले करने का कह चुका था। मुबशिर भाई ये ले फ़ोन, और ज़बर भाई को अपने टेलीफोन की आईडी बताएं। अल्लाह ना करे कोई रियल कॉल हो, लेकिन फिर भी जांच करवा लेनी चाहिए ना। वो फ़ोन उसके हवाले करती किचन की तरफ बढ़ चुकी थी, जबकि दिमाग पर अब भी दामियार ही सवार था सिर्फ। अरे जनाब, वो इस तरह की कॉल्स आती रहती हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। बीबी जी ऐसे ही परेशान हो गई हैं, आपको कॉल ट्रेस करवाने की ज़रूरत नहीं। मुबशिर ने कुछ घबराए हुए कहा, तो ज़बर को गुस्सा आ गया। मुबशिर फजूल बातें मत करो, जितना कहा है उतना करो। और वैसे भी ज़रमीना के बारे में हम तकरीबन सब कुछ ही जानते हैं, तो हमें बेवकूफ़ बनाने की हरगिज़ कोशिश मत करना। तुम और तुम्हारा साहब बहुत जल्द अपने असली चेहरों के साथ सामने आने वाले हो। बता देना दामियार शाह को भी, जितना खेल उसने खेलना था वो खेल चुका है। अब हमारी सारी गलत फहमियाँ दूर हो चुकी हैं। हमें लग रहा है कि ज़रमीना नामी औरत के साथ दामियार का कोई वास्ता नहीं, लेकिन अब उसके साथ वास्ता भी है, और उस वास्ते किस तरह का है ये भी हम समझ चुके हैं। टेलीफोन की आईडी बताओ। ज़बर का अंदाज़ इतना गुस्सीला था कि मुबशिर मजबूर होकर रह गया उसे आईडी बताने के लिए। उसे अपनी जल्दबाजी पर भी गुस्सा आ रहा था। बिना इज़ा से पूछे कि वो किसको फ़ोन कर रही है, उसे अपना फ़ोन उसके हवाले करना ही नहीं चाहिए था। मजबूर होकर उसने आईडी ज़बर को बता दी। शायद ये राज अब मज़ीद राज नहीं रह सकता था। फ़ोन दूसरी तरफ से बंद हो चुका था, जबकि मुबशिर हद से ज़्यादा परेशान था।